जी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर देश के सबसे बड़े न्यूज स्टूडियो से सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज लेकर आया है सत्ता का गुलाल। आज महा एग्जिट पोल। महा एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों की तस्वीर कम से कम काफी हद तक साफ होती दिखाई दे रही है। जल्दी से एक आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। पीछे वीडियो वॉल पर बड़े आंकड़े आ चुके हैं। अभी नीलांजन आप शिकायत कर रहे थे कि एक ही एजेंसी का आंकड़ा हमने दिखाया, तो अब और एजेंसीज के आंकड़े भी आ चुके हैं। उनके जरिए जरा देखते हैं कि एग्जिट पोल्स में ही कितना वेरिएशन आ रहा है। ये आज तक एक्सिस का एग्जिट पोल है जो हमने आपको पहले दिखाया। कांग्रेस को 62 से 71 सीटें, आम आदमी पार्टी को 42 से 51 सीटें, अन्यों को 0 से 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को और उनके गठबंधन को यानी कि सहयोगी बीजेपी को 4 से 7 सीटें कुल मिला के आज तक एक्सिस का एग्जिट पोल दे रहा है। इंडिया टीवी सी वोटर क्या कह रहा है? इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक आम आदमी पार्टी को एज है 59 से 67 सीटें वो दे रहे हैं। 41 से 49 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी हैं। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को 5 से 13 सीटें वो दे रहे हैं और अन्यों के खाते में 0 से 3 सीटें आती हुई अनुमान उन्होंने दिया है। ये इंडिया टीवी सी वोटर का अनुमान है, एग्जिट पोल है। न्यूज 24 चाणक्य वो कह रहा है आम आदमी पार्टी को 54, कांग्रेस को 54। पंजाब के एग्जिट पोल में सीधे सीधे तौर पर ना इधर ना उधर, कोई अपर लोअर लिमिट नहीं, 54 और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को कुल मिलाकर 9 सीटें। ये न्यूज 24 चाणक्य का एग्जिट पोल है पंजाब के लिए। अब जल्दी से हम उत्तराखंड का एग्जिट पोल भी आपको दिखा देते हैं। आज तक एक्सिस क्या कह रहा है? बीजेपी 46 से 53 सीटें, कांग्रेस 12 से 21 सीटें, अन्य 1 से 2 सीटें कुल मिलाकर उत्तराखंड में। ये आज तक एक्सिस का एग्जिट पोल कह रहा है। इसके बाद दूसरी एजेंसी पे आ जाइए उत्तराखंड के लिए, वो क्या कहती है? इंडिया टीवी सी वोटर 29 से 35, कांग्रेस पार्टी को 29 से शायद लगता है 35 ही होगा, ये 25 लिखा गया। बीजेपी को 2 से 9, अन्यों को, ये कुल मिला के इंडिया टीवी सी वोटर का अनुमान है। साथ ही न्यूज 24 चाणक्य वो कह रहा है 53 बीजेपी को उत्तराखंड में, 15 कांग्रेस को उत्तराखंड में और 2 अन्यों को उत्तराखंड में। ये न्यूज 24 चाणक्य का एग्जिट पोल का अनुमान है। तो कुल मिला के ये 2 राज्य थे, गोवा और उत्तराखंड और पंजाब। ये उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल है। एबीपी न्यूज क्या कह रहा है? बीजेपी गठबंधन को 164 से 176 सीटें, समाजवादी पार्टी को 156 से 169 सीटें, बीएसपी को 60 से 72 सीटें, अन्यों को 2 से 6 सीटें। ये उत्तर प्रदेश को लेकर एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल का अब तक का अनुमान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को लेकर अभी और एग्जिट पोल्स आने बाकी हैं, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, उसके भी आंकड़े हम आपको बताएंगे। लेकिन अब क्योंकि नीलांजन आप ही ने मुझसे सबसे पहले ये टोका था कि बाकी एजेंसियों के एग्जिट पोल नहीं दिखाए, अब ईमानदारी से बताइएगा कि ये एग्जिट पोल में आपको लग रहा है कहीं रफूगरी का काम भी हुआ है कि कहीं थोड़ा थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, कोई बुरा ना मान जाए? नहीं, देखिए क्या है कि ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स की मेथोडोलॉजी हिंदुस्तान में जो है, मुझे लगता है उसी में बेसिक फॉल्ट है और उसी की वजह से हम लोग सही नतीजे नहीं पा पाते। उसके पीछे एक तो बहुत इनॉर्मिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है हिंदुस्तान में। तो सैम्पल साइज हम लोगों के यहाँ अभी भी साइंटिफिकली हम लोग अराइव नहीं कर पाए। इसकी वजह से क्या होता है कि एक मुहावरा है ना कि योर नंबर वर्सेस माई नंबर, किसका तुक्का सही चल जाए। मतलब एग्जैक्टली तुक्के वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को मोटे तौर पर सैम्पल साइज कर लेने से वोट शेयर का तो अनुमान हो जाता है, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल मॉडल के द्वारा अलग अलग लोग किस स्टैटिस्टिकल मॉडल से करते हैं हमें पता नहीं, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी नहीं है हम लोगों की पोलिंग सिस्टम में। लेकिन ये जो कन्वर्जन है वोट शेयर टू सीट्स, इस कन्वर्जन की जो मेथोडोलॉजी है, मुझे लगता है अभी भी ये हिट एंड ट्रायल चल रहा है। निनाद से पूछते हैं, बोलिए। मेरे को 2 चीज़ें कह रही हैं यहाँ पे। पहली बात कि कई बार हमने देखा है कि, और ये पिछले 5 साल में ज़्यादा हुआ, कि विशफुल थिंकिंग ओवरटेक्स एनालिसिस। बंदे पहले से ही सोच लेते हैं कि भाई हमने हमारी जो कोर बिलीफ है, अगर उसके अगेंस्ट जा रही है कोई पार्टी तो हम उसको विश्वास करेंगे नहीं, चाहे साफ नज़र आ रहा हो। और ये एक बड़ी खतरनाक चीज़ है लोकतंत्र में। और ये मैंने देखा है कि विशफुल थिंकिंग, अब जैसे अभी हमने एबीपी में देखा, विशफुल थिंकिंग
के कारण प्रेमचंद मिश्रा की देखिए जी जी विजुअल थिंकिंग पोल की है या चैनल की है? नहीं पोल की और पोलस्टर्स की। कई बार मैंने देखा है कि पोलस्टर्स अपने से ऑपोजिट विचारधारा को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वही गलत होता है। दूसरी बात, पोल लोग हम भूल जाते हैं, पोल खर्चीला मामला है, पोल सस्ता मामला नहीं है। अगर ढंग से करना है, मतलब ये है सर एक चीज के अगर पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में है, वोटर में है, न्यूज रूम्स में है, तो पोलस्टर्स में भी पोलराइजेशन हो रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं दिखता है। बहुत अच्छी बात है उत्तराखंड का कहीं ना कहीं है। उत्तराखंड का सर इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि ये पोलराइजेशन अब दिखाई देता है, खास तौर पे जब आप न्यूज रूम में काम करते हैं वहां पे भी दिखाई देता है, बाहर निकलते हैं वहां भी दिखाई देता है, और उसका असर अगर कवरेज में आता है तो पोलस्टर की कवरेज में भी आता होगा जब वो वोट के लिए पूछने जाता है। एक इंडिया टीवी सी वोटर का आंकड़ा और आ गया उत्तर प्रदेश का, दूसरा आंकड़ा है ये यूपी के लिए, इससे पहले एबीपी न्यूज का आया था, ये भी देखना चाहिए। 155 से 167 सीटें बीजेपी गठबंधन को, 135 से 147 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को, बहुजन समाज पार्टी को 81 से 93 सीटें, 8 से 20 सीटें अन्यों के खाते में जाती हुई इंडिया टीवी सी वोटर दिखा रहा है। अगर ये मान के भी चले कि दोनों बड़ी पार्टियों को खुश करना चाहते हैं सब पोलस्टर, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नाराज नहीं करना चाहते, और बीएसपी के लेके या बीजेपी को लेके जो उनकी विशफुल थिंकिंग है उसको स्क्रीन पे कन्वर्टेड भी देखना चाहते हैं, वो खास तौर पे बीएसपी को लेके उनका एक अपना रुझान तय है कि भाई इसको हम नंबर 3 पे ही मानेंगे। आप गंगा साहब कहना चाहते हैं इस पे कुछ? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ। ये जब ये एग्जिट पोल आया, इससे पहले मुझे लग रहा था कि पिछले एग्जिट पोल में जो 60 दिखाया गया है वो बहुत गलत दिखाया गया है। अब 93 तक आ गया। अगले में आप देखिए, तीसरे में बहुमत आ जाएगा। अगले में देखिए आप, नहीं बहुमत आए ना आए, लेकिन 11 मार्च को आप देखिएगा 150 से ऊपर तो जाएगी ही जाएगी। सुधांशु जी से रिएक्शन लेते हैं। सुधांशु जी, ये विशफुल थिंकिंग की भी बात हो रही है, यहाँ पोलराइजेशन की भी बात हो रही है, और उत्तर प्रदेश के अगर हम देखें एग्जिट पोल के नतीजों को अगर हम सही मान लें, वैसे तो आप 2/3 और 3/4 बहुमत की भी बात कर रहे थे, लेकिन क्या ये पोलराइजेशन का असर है, या जो इस बार इतना ज्यादा नेगेटिव कैंपेन देखने को मिला है चुनाव में, जो नई नई परिभाषाएं गढ़ी गई, कसाब से लेकर स्कैम से लेकर, ये उसका असर है? देखिए, जहां तक विशफुल थिंकिंग और पूर्वाग्रह की बात है, तो यह बात मैं पूरी विनम्रता से कहूंगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यदि मीडिया में सर्वाधिक पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर किसी पार्टी को निशाना बनाया गया है पिछले 50-60 सालों में, तो भाजपा को, और पिछले 13-14 वर्षों में यदि किसी नेता को सर्वाधिक पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर निशाना बनाया गया है तो श्री नरेंद्र मोदी को। तो अगर देखा जाए तो हम तो ये चीज कई पीढ़ियों से सहन करते चले आ रहे हैं। अब धीरे धीरे परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है और यथार्थ को लोग स्वीकार करते जा रहे हैं। इसलिए इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि भाई लोगों के अपने विचार का प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता हो, परंतु हम ये कहेंगे, देखिए अब चुनाव खत्म हो गया है, पोलराइजेशन और इन सब की बातों पे हमने बहुत बहस कर लिया, पर सिर्फ एक तथ्य रखूंगा, भाई हम तो विकास को लेकर चले थे। बताइए, पहले सपा कांग्रेस गठबंधन किस लिए हुआ था? ओपनली उनका स्टेटमेंट है, तथा कथित सांप्रदायिक शक्तियों यानी हमको रोकने के लिए। फिर मायावती जी का बयान याद करिए कि मुस्लिमों अपना वोट बर्बाद मत करना, सपा को देकर भाजपा को रोकना है तो हमको वोट दो। तो ये सांप्रदायिकता के विषय का सूत्रपात उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसने किया? हमने नहीं किया। ठीक है, पर चूंकि एक वर्ग की विशफुल थिंकिंग है कि उसको बीजेपी के ऊपर इंप्लीकेट करना है, यानी भाजपा पर अध्यारोपित करना है, तो वो लोग उसको योजनाबद्ध ढंग से हमेशा कहा कोई और, कहे कोई और रहा है, और उन पार्टी को शीर्षस्थ नेतृत्व कह रहा है। अभी हमारे यहां जवाब देना होगा तो किसी सांसद या किसी छोटे नेता का स्टेटमेंट लेंगे, कहेंगे साहब उसने बोला था। अरे भाई, वहां तो मुलायम बोल रहे हैं, अखिलेश बोल रहे हैं, मायावती बोल रही है, मनमोहन सिंह जी बोल रहे हैं कि साहब मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो ये सारा का सारा सांप्रदायिक जो वातावरण है। अब बताइए, कल इनकाउंटर हुआ था लखनऊ में, उस पर भी कांग्रेस के एक नेता का बयान आ गया कि साहब आईएसआईएस को की बात कह के हम लोगों ने चुनाव के समय सांप्रदायिक करने का प्रयास किया। तो यथार्थ देखें तो मैं ईमानदारी से कहूंगा विशफुल थिंकिंग दूसरों में नजर आ रही है, जो यथार्थ को देखकर भी देखना नहीं चाहते। ओके, प्रेमचंद मिश्रा जी बोलिए। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सुधांशु जी कहना क्या चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता पिछले 2.5 सालों में कहां चली गई उसका अनुमान आप नहीं लगा रहे, और कैंपेनिंग की बात कर रहे हैं। आपने जिन नेताओं के नाम लिए, प्रधानमंत्री के शब्दों को क्यों नहीं बोलते कि उन्होंने अपने कैंपेन में क्या क्या कहा है? जो कैंपेन का लेवल था उसको सबसे नीचे लेवल तक कोई ले गया कोई नेता, तो प्रधानमंत्री उसमें अग्रणी रहे।
और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो बिल्कुल ही पूरे चुनाव में देखे, खासकर उत्तर प्रदेश में आके जब भी आते थे तो ये पता नहीं क्या बोलना चाहते थे। अभी डेवलपमेंट विकास की बात करते हैं, स्टूडियो में आप विकास की बात करते हैं और वहाँ स्मशान कब्रिस्तान की बात कर रहे थे। तो ये चीज़ें लोगों को समझ में आ रही है। नोटबंदी से आपने किन लोगों को परेशान किया, अब लोगों को एहसास हो रहा है कि अपने रुपए निकालने में भी पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके बावजूद अगर आप ये दावा कर रहे हैं और दूसरे पार्टी के नेताओं के बयान, उनके वक्तव्यों पर, उनके कार्यशैली पर बात कर रहे हैं, तो ये हास्यास्पद चीज़ें। इलेक्शन ओवर हो चुका है, इसलिए अब उन चीज़ों को स्वीकार कीजिए कि लोग आपको क्यों वोट दें, इसका कोई लॉजिक आप नहीं बता पा रहे। चलिए आपके पास आ रहे हैं हम लौटकर, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक देव जी भी हैं। फिर से बांटना जी आ रहे हैं आपके पास लौटकर। इसको दोबारा नहीं बांटना है। जी अशोक देव जी, अगर वाकई काम बोलता है तो ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है इन एग्जिट पोल के नतीजों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं सिद्धांशु जी को बता दूं, कह रहे थे कि उनके साथ माननीय मोदी जी को पूर्वाग्रह से देखा जाता है। आप बताइए, जो व्यक्ति भेदभाव की बात करता हो, शमशान कब्रिस्तान की बात करता हो, तो ये क्या है? ये पूर्वाग्रह नहीं है। 2002 गोधरा कांड, जिसमें 2000 से ज़्यादा मुसलमानों की हत्या हो गई, क्या ये पूर्वाग्रह है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 5 सालों में विकास की बात की, और कांग्रेस के गठबंधन के बाद हमने मुद्दा हमेशा विकास की बनाई है। इन्होंने विकास की क्या बातें की है बताइए? बिजली की बात कर, कहीं करंट नहीं आता है, कहा तो क्या करंट ठीक है, आप करंट के तार देख लीजिए, तो साइकिल बिजली करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राहुल जी ने कहा था कि साइकिल पंक्चर हो चुकी है। मैं कहता हूं, आप जो है जिस तरह से कह रहे हैं, पूर्वाग्रह नहीं है, पूर्वाग्रह नहीं है। आप ठीक पहले तो 27 साल यूपी बिहार का नाम था के दृष्टि से मटमैला है। ये बात जो है उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आप विकास की कहीं प्रधानमंत्री ने, आप मेट्रो की कहीं बात नहीं की है, आप सड़क की बात नहीं की है। 27 साल बिहार किसका नारा था? अभी आपके लोग कह रहे थे, अभी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, अभी 1090 की बात कर रहे थे। आप बताइए किसको कहते हैं? हमने 6 लाख से ज्यादा। ठीक अशोक जी, मैं जानता हूँ आप बहुत देर से वेट कर रहे थे, थोड़ा कठिन है, बड़ा पैनल होता है तो वक्त कम मिलता है। आप ठीक है अशोक जी, अशोक नहीं, लेकिन आप चले जाइए अशोक जी, अभी अगले 2.5 दिन साथ रहने वाले हैं हम लोग। बोल रहे थे मणिपुर थोड़ा में, बचाइए एक बात सुन लीजिए रोहित जी। अशोक जी थोड़ा बचा के रखिए ना, अपन अगले 2.5 दिन साथ बैठने वाले हैं। एक नतीजा कुछ भी रहे, रोहित जी अपनी दोस्ती बरकरार रहेगी ना, हम लोग साथ बैठ के बात करेंगे ऐसे ही टीवी पे। रोहित जी, एक बात कहना है, बस एक बात कहना है। बोलिए कहना मुझे बोलिए। माननीय गृह राज्य मंत्री जी बोल रहे थे मणिपुर से कि उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब है, वहां के गृह मंत्री हैं, और उसके बाद जब वो जाते हैं तो उस राज्य में महिला का जो है धड़ से सर अलग मिलता है, और आप जो है दूसरे राज्य की जो है लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। नहीं, देखिए, दोहरा चरित्र आप लोग बंद करिए। और उत्तर प्रदेश की जो जनता है 11 तारीख को बता देगी कि अलायंस की गवर्नमेंट बनने जा रही है और 250 से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। ये बात तो है ही सर, लेकिन ये जो शमशान कब्रिस्तान का पूरा चलता रहा ड्रामा इस उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ और अवनीजेश आपसे भी पूछना चाहता हूँ, अगर अखिलेश यादव कहते हैं हमने कब्रिस्तान की दीवारें खड़ी करने के लिए इतने पैसे दिए, तो वो विकास की बात करते हैं और सेकुलर कहलाते हैं। अगर मोदी जी कहते हैं कि शमशान के लिए तो आपने जमीन तक नहीं छोड़ी है, तो वो सांप्रदायिक होते हैं और शमशान की व्यवस्था करवाना वो विकास के दायरे में नहीं आता। मैं एग्जैक्टली रोहित जी यही बात मैं लगातार कहता रहा हूं कि एक वर्ग के लिए, क्योंकि बात तो शुरुआत हुई थी, मनमोहन सिंह जी ने कहा था इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर या संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, लेकिन मनमोहन सिंह कभी सांप्रदायिक नहीं करार दिए गए। वहाँ पर कोई भी बात करे, अगर ये बात करे कि हज के लिए अगर आप जाते हैं या तो कावड़ हाउस भी बनना चाहिए, अगर हज हाउस बन रहा है तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। लेकिन अगर कोई कहे कि कावड़ हाउस बनना चाहिए क्योंकि हज हाउस बन रहा है तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि ये हमारा इस तरीके से पूरा नैरेटिव बदल दिया गया है उसमें। और मैं तो एक बात और भी कहता हूँ कि अब तो शायद चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, क्या हम कभी ऐसा इस विश्लेषण को बंद कर दें, चाहे वो कितना भी सत्य हो, कि इतने परसेंट मुस्लिम, इतने परसेंट इस जात वाले इसको वोट दिया, हम इसको कुछ देर के लिए अगर संभव हो हम इसको बिल्कुल बंद कर दें, विश्लेषण हम अपने कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, तो शायद वो नैरेटिव बदल जाए। क्योंकि एक बार विश्लेषण पता नहीं कितना सच होता है कि नहीं होता है, लेकिन उससे कई बार प्रोत्साहन जरूर मिल जाता है इस तरीके का। बंद करने से मैडम चीजें बहुत अच्छी बात कही है, बात अच्छी है, बहुत अच्छी बात। नहीं देखिए, राजनीतिक दल क्या ऐसा करने देंगे क्या? मैंने इसलिए शुरू में भी यही कहा था कि ये अब ऐसा समय आ गया है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये रियलाइजेशन हो, क्यों नहीं हम जो है आंख बंद करके अपने घर से जो सड़क निकल रही है, अपने घर से जो रास्ता जा रहा है, वहां की सुरक्षा को देख के क्यों नहीं वोट दे सकते। तो ये जो सारी चीजें जो बनाई गई हैं, अगर कोई किसी पार्टी का, अगर मनमोहन सिंह कुछ कहते हैं तो वो भी सांप्रदायिक है, अगर मोदी जी कहते हैं वो भी इस पे क्यों डिस्कशन
डिस्कशन होता है। कहीं ना कहीं मुद्दों को जो है पब्लिक से रिलेट करके, अगर महिलाओं का मुद्दा है तो महिलाओं से रिलेट करके, ना कि ये क्योंकि अगर एक मुस्लिम महिला का रेप हो रहा है, दलित महिला का रेप हो रहा है, उसको आप क्यों टैग देते हैं कि मुस्लिम और दलित? एक महिला का अपराध रेप को हो रहा अपराध की है। नजर से क्यों नहीं बिल्कुल, देखते? बिल्कुल। मैं कुशल आपसे भी आप यूथ फॉर इक्वालिटी से जुड़े, ये चीज मैं आप ही से पूछना चाह रहा था जो उन्होंने छेड़ दी है। हम भावुक लोग हैं, लगता है कि भावनाएं जल्दी भड़कती हैं हमारी, और जिन मुद्दों में भावनाएं भड़कती हैं फिर उसमें मजा भी आता है, चाहे वो टीवी की डिबेट हो, चाहे वो पब्लिक डिबेट हो, चाहे वो रैली हो, चाहे वो रेला हो। नहीं, सांप्रदायिकता की जब बात हम करते हैं तो हमेशा हम हिंदू और मुस्लिम देखते हैं। मुलायम सिंह जी जो सपा चला रहे हैं यूपी में, वो सिर्फ ओबीसी बेस पार्टी है। बीएसपी जो है वो सो कॉल्ड दलित बेस पार्टी है। इसी तरीके से शिवसेना जो है मराठा बेस पार्टी है। तो क्या ये सांप्रदायिकता नहीं है? ये भी तो आपने एक पर्टिकुलर सेक्टर को वू किया और उसके वोट पे बन के आप पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी बना करके एक पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। जब उसकी बात होती है तब आप सांप्रदायिक नहीं होते हैं, लेकिन जब आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं तो आप सांप्रदायिक हो जाते हैं। ये स्टैंडर्ड मुझे नहीं समझ में आता। इस पे जरा सब लोग मिलकर विचार करें और हमें बताएं। और दूसरी चीज, जब कोई चीफ मिनिस्टर बनता है या राष्ट्रपति बनता है या इवन चीफ जस्टिस बनता है, अगर वो दलित है, बोला पहला दलित चीफ मिनिस्टर, पहला दलित प्रधानमंत्री अगर कभी बना तो ये वर्ड दलित क्यों लाया जाता है? नहीं, पर ये तो ग्राउंड रियलिटी है। अगर नहीं लाएंगे तो भी एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अभी सोसाइटी को हमने सिर्फ दो चीजों में डिवाइड कर रखा है, हिंदू और मुस्लिम। अच्छा, मैं एक्चुअली इसका फ्यूचर क्या है? परवेज जी, एक सेकंड, इसका फ्यूचर जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, अलग अलग कास्ट में बांट कर 10 सेकंड की लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 बजे का जो आपका कार्यक्रम है बड़ी शांति से जा रहा है, कोई लड़ाई मारकाट जितना चिल्लाना उसकी नौबत आने वाली। तो मैं चाहता हूँ कि वो बचा रहे। एक करके आप बोलिए, फिर परवेज साहब आप बोलिएगा, फिर आपके पास लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो मौलिक अधिकार किसी भी संप्रदाय को मिले, वो मुझे मिले और मुसलमानों को मिले, कुछ संप्रदाय वो अल्पसंख्यक के हो गए, मैं बहुसंख्यक कैसे हो गया? अच्छा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। ऐसा है कि अगर अल्पसंख्यक है तो कुछ भाषा की दृष्टि से, कुछ जात की दृष्टि से, किसी और दृष्टि से हो सकते हैं, इसलिए संविधान सबको एक देता, फिर भी मैं एक छोटा सा जवाब दे देता हूं। ऐसा एक छोटा सा इसका इनका डायरेक्ट सवाल का जवाब। हिंदुस्तान एक अंग्रेजों के समय एक बड़ी ज्योग्राफिकल एंटिटी थी, उसका विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। तो जो पहला जो विभाजन हुआ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, वो धर्म के आधार पर हुआ। मेरे ख्याल से इतना जवाब काफी है। अच्छा, मैं राम त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सर एक करके परवेज साहब बोल रहे 30 सेकंड में से लाहौर में किसकी मेजॉरिटी थी? अरे अच्छा सुनिए, ये देखिए अब निरंजन जी, लाहौर में मेजॉरिटी किसकी थी? ये डिबेट पता नहीं कहाँ जा रहा है। लाहौर में मेजॉरिटी किसकी थी? सुनिए ना, प्लीज हम वापस वर्तमान पे आते हैं। सर हम लोग वर्तमान पे आते हैं। सर हम लोग वर्तमान पे आते हैं। सर हम लोग वर्तमान पे आते हैं। हम लोग वर्तमान पे आते हैं। अभी अपने को इस बात का झगड़ा है कि 11 तारीख को कहाँ किसकी मेजॉरिटी है। सर ये कहने वाला था कि अभी एक बात पे हमारे यहाँ कंसेंसस अभी हमने कहा था कि हाँ, ये जो कहीं एग्जिट पोल्स हैं, और इन्होंने रोहित ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो कहीं पूर्वाग्रहों से वो भी सब किसी न किसी से ग्रस्त होते हैं। जो एग्जिट पोल्स में किस तरह से निकल के आता है कि एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रुझान किसी तरफ होता है, दूसरी के किसी तरफ होता है। इसी तरह से मैं एक बात ये कहूँगा, हम सब लोग इन सब चीज़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। आपकी विजुअल थिंकिंग बहुत अच्छी बात है कि आप करें सांप्रदायिक की बात मत करिए, हिंदू की बात मत करिए, कास्ट की बात मत करिए। अरे साहब, चुनावी मैदान में जाके देखिए ना, ये सारी बातें ही होती हैं। मतलब चुनाव जो, मेरी बात सुन लीजिए, चुनाव मैं ये कह रहा हूँ कि एक पूरा करें, फिर मैडम आप बोलिए। एनालिस्ट है तो उसे अपनी बात कहने दीजिए, इसलिए कि अब उस पे ये जो मॉरलिटी है ना, नैतिकता, उस पे इतनी मत थोपिए कि आप ये मत करिए, वो मत कहिए, इसके बारे में आप कहिए सर, कोई रोक नहीं रहा। बात तो नैतिकता की होती है ना, विकास की बात करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब चुनाव लड़े जाते हैं, अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए, जब चुनाव इस आधार पे लड़ा जाता है तो उसकी बात करने में कोई बात नहीं। दूसरी बात ये कि अभी आपने बड़ी अच्छी बातें कही कि ये हिंदू का क्यों होता है, मुसलमान का क्यों होता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि आपने देखा है कि दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स आपने उसको बैलेंस ऐसे किया कि जी उन्होंने ये कहा तो उन्होंने अखिलेश यादव ने ये कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्यों नहीं कह सकते हम
कि दोनों ही बातें सांप्रदायिक हैं अपने नेचर में। यही तो मैं कह रहा हूं आपको। नहीं, आप नहीं कह रहे हैं। नहीं, क्या आप में ये हिम्मत है? एक सेकंड, मेरी हिम्मत नहीं। आपने जब अखिलेश यादव कहते हैं या तमाम लालू यादव कहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है, सब किसने कहा कि सांप्रदायिक आप भी हैं? आप में से किसी ने कहा कि सांप्रदायिक तो आप भी हैं? अच्छा सुनिए, रिकॉर्ड में ये कहता हूं कि अगर अखिलेश यादव ने वो सारी बातें कही थी जो सारी पार्टियां करती हैं, बाय द वे, ये सांप्रदायिकता कोई नहीं कहता ना उनको सांप्रदायिक। ये ज्यादातर पार्टियां ऐसी बातें करती है, उन्होंने बात कही वो सांप्रदायिक थी। मैं ये कहता हूं तो क्या मोदी जी का जो वक्तव्य था क्या वो सांप्रदायिक नहीं था? सर दोनों ही सांप्रदायिक। अच्छा अब रुक जाते हैं, दोनों ही सांप्रदायिक। अब यही हम कह रहे हैं कि सर सब सांप्रदायिक है, तो कोई ये ना कहना कि हम सेक्युलर है दूसरा सांप्रदायिक है। जब सांप्रदायिक है तो फिर खुल के आइए कि हम सांप्रदायिक है, और फिर एक को सांप्रदायिक टैग करके सब एक साथ हैं कि हम सेक्युलर है, ये सांप्रदायिक है, इसको रोकते हैं। आप बोल रहे फिर मैडम आपके पास यूपी के संदर्भ में एक बहुत जरूरी बात है और खतरनाक बात जो उभर के आई है कि क्या माइनॉरिटी पेंडरिंग हुई है। क्या वाकई ऐसा स्टैटिस्टिकली हम प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि बार बार हर जगह ये आया है कि मेरे ख्याल समाजवादी पार्टी के एक भाई साहब बोल रहे थे कि किसी इलेक्शन की रैली में कि हम पावर में आएंगे तो कोई मुसलमान को पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहीं ऐसा एक बंदे ने बोला। तो ये खतरनाक चीज उभर के आई है, ये जहन में है, ये सच है या गलत ये मैं नहीं जानता। ठीक है। पर डेमोक्रेसी में अगर आप ये कहते हैं कि एक संप्रदाय को वीटो मिल सकता है डेमोक्रेसी को अंडरकट करने के लिए, तो उसका रिएक्शन आएगा और वो खतरनाक चीज है। मैं इस पे जितेंद्र त्रिपाठी जी से कमेंट लूंगा। रिएक्शन कह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा हूं एक्शन गलत था, रिएक्शन भी गलत है। ठीक है, मैं सिर्फ इतनी बात आपकी बात से सहमत है। आप मैडम बोल लीजिए, फिर मैं त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा, बहुजन समाज पार्टी वाले। एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि सैफुल्लाह के फादर ने ब्रेक किया है स्टीरियोटाइप को कि देयर इज अ मुस्लिम वोट बैंक। ही हैज प्रूव्ड दैट द इंडियन मुस्लिम एग्जिस्ट। We used to think that within courts does it exist? He exists. उन्होंने जैसे बोला बिल्कुल एक पेरेंट की तरह बोला, not as a Muslim parent, as an Indian, and that defines. Let me just finish. बैंक भी नहीं और आतंक का धर्म भी नहीं है, उन्होंने साबित किया। और लेफ्टिस्ट कहते हैं कि पेट्रियोटिज्म का क्या डेफिनेशन है? मैं कहती हूँ जो सैफुल्लाह के फादर हैं उन्होंने पेट्रियोटिज्म और राजनीतिक दलों को उनसे सीखना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन वो नहीं हो रहा। ठीक है, गंगा बोलिए, फिर मैं जितेंद्र त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूँ, वो नाराज ना हो जाए हमसे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में सभी लोग किसी एक तबके को संबोधित कर रहे हैं, और इस चुनाव में मैंने देखा कि एकमात्र बसपा ऐसी पार्टी जो सभी तबकों को संबोधित कर रही है। क्योंकि और जब हम आइडियली कहते हैं कि भाई सर आप कह रहे हैं संबोधित कर रही थी, सर सुनिए, आप कह रहे हैं कि संबोधित कर रही थी, सब चुनाव की बात करिए, सुनिए ना, आप कह रहे हैं सब तबकों को संबोधित कर रही थी। इसको एनालिस्ट ऐसे देख रहा है कि मायावती अकेली थी जो खुलेआम बंटवारा करके चल रही थी। उन्होंने कहा जितेंद्र त्रिपाठी जी कि इतने एससी, इतने एसटी, इतने ओबीसी, इतने मुसलमान कैंडिडेट हम उतार रहे हैं, और ये तब कहा, और ये तब था ना कि बसपा कौशल जी, ये उन्होंने तब कहा जब चुनाव आयोग ने इस बार साफ तौर पे मना किया था। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि भाई थोड़ा ध्यान रख लो, चुनाव में जा रहे हो, कम से कम धर्म जाति संप्रदाय के आधार पे बंटवारा ना करो। त्रिपाठी जी, मायावती एक कर रही थी लोगों को कि बांट रही थी? वो नहीं सुन पा रहे, मैं ही अपनी बात पूरी कर जितेंद्र त्रिपाठी जी शिकायत कर रहे थे कि हमारे पास तो आ ही नहीं रहे, दिल्ली में वही हो रही है। जितेंद्र त्रिपाठी जी सुन पा रहे मुझे? आप, मुझे लगता है उन तक आवाज जा रही है। आइडियली हम कहते हैं कि हम सब मानव हैं, लेकिन वास्तव में हमारी सबकी जाति है, सबका धर्म है, सबका एक विभाजन है। ये क्यों होता है कि शायद जितेंद्र त्रिपाठी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, वो सुन नहीं पा रहे। आप देखते हैं जैसे हरियाणा में इशारा कर दिया उन्होंने, हरियाणा से आपको खबरें आती हैं कि 25 दलितों के घर जलाए गए, तो वो उनको आप दलित के रूप में आइडेंटिफाई करने के लिए इसलिए मजबूर है। क्या आती है ना सर, सुनिए, 25 सर क्या होता है जब किसी की मौत होती है, अखबार बड़े उससे छापता अगले दिन दलित युवक की हत्या, लेकिन ये नहीं छापता बनिया युवक की हत्या, ये नहीं छापता ब्राह्मण युवक की हत्या। कभी आपने सुना है 25 ब्राह्मणों के घर जलाए गए? सर ऐसा भी हुआ इस देश में, ऐसा नहीं हुआ। आप इस बात को नकार नहीं सकते, ऐसी चीजें होती रही हैं। सुनपेड़ की जिस घटना को लेकर सर लाइनें लग गई फोटो खींचने के लिए, क्या आपको जानकारी है कि ऊंची जाति के परिवार के साथ वो सब हरकत की गई? नहीं, जाति होती है, लेकिन कंटिन्यू करें। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इस चीज को इसी पे तो सवाल, इसी पे तो सवाल। समाज विभाजित है, इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है ना। एक काम कर लेते हैं सर, एक काम कर लेते हैं। आप, मैं जानता हूं आप यूथ फॉर इक्वलिटी के पक्षधर हैं। नहीं, हम भी सब बिल्कुल इक्वलिटी का पक्षधर हूं। हम सब इक्वलिटी के पक्षधर हैं।